जी सर, ये पेज 38 ऑनवर्ड्स, वॉल्यूम 2 पूरा चैप्टर रिवाइज करना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी जरा आवाज़ ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मेन मेन ज़रा रिवाइज करना जो तो पढ़ा। मैं तो चाह रहा था देख लें लगता, लेकिन पहले देखा हुआ आप लोगों ने। जी पेज नंबर ढूंढे वॉल्यूम 1 में, 212। वॉल्यूम 1 नहीं हो, एमसीक्यूज वॉल्यूम 1 नहीं हो? वॉल्यूम 1 पेज 212। लेकिन साथ ये चैप्टर रख लीजिएगा तरफ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी? करें स्टार्ट? जी ज़रा नंबरिंग मेरे साथ रही रही है ज़रा। पहले ज़रा ये वाले कर लें जो मैं बोल रहा हूँ, फिर बाकी जो रह जाएंगे वो बाद में डिस्कस करते हैं। जी नंबर 2 देखें, कंसंट्रेट करें, पूरा चैप्टर अच्छी तरह रिवाइज हो सकता है। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स आल्सो रेफर टू एज, ऑप्शन बोलते रहे। ठीक है जी। नंबर 3। जी सर, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये ठीक है।
फाइनेंशियल कैपिटल तो पैसों के वाले से है ना। 3 ठीक है सर। पहले ज़रा 9 ढूंढना। जी ऑनेस्ट पार्टिसिपेशन रखिएगा। जी 9 वैसे ही याद आना चाहिए, लेकिन अगर याद ना आए तो वो सब कुछ ढूंढते जाए कहाँ कहाँ है। वॉल्यूम 2 साथ रखें प्लीज़। सी ठीक है सर। 10 नहीं सर। 10 सर। बी फाइनल है सर। 11 ए फाइनल है सर। 12 सर। जी सर। 13 सर। 13 सर। 14 ये ओके सर। 15 प्लीज सर। ये पेज 14 ढूंढना जरा। ये सारा उस टेबल में से आया है। पेज 40 वॉल्यूम 2 41 सॉरी। एक दफ़ा देख लें टेबल। टेबल सामने रख के ज़रा ये जितने हुए हैं रिवाइज करें ज़रा जल्दी से। 1 मिनट लगे। ठीक है 16 करें। अब देख लें, मैंने रिवाइज करने को कहा था। रिवाइज है। चलें करें। जी सर। किस कॉन्सेप्ट से 3,50,000 प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ हुआ? नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग से हुआ हुआ। और आपने किस कॉन्सेप्ट से फाइंड आउट करना है? मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। तो ये तो उसी का एक नाम नहीं है। और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत है ना? कहाँ हुई हुई है ना कहाँ ज़रूरत है। ना हिस्टोरिकल कॉस्ट में हुई हुई है और ना ही हिस्टोरिकल कॉस्ट में होनी चाहिए। नीचे भी हिस्टोरिकल कॉस्ट ही का दूसरा नाम लिख रहा है। 350 ओके सर। हिस्टोरिकल कॉस्ट में किस रेट से इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होती है? होती नहीं है सर। 17 करें। ये किस कॉन्सेप्ट से 3,50,000 है? हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग से। मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट हुई है पहले? हुई है सर। लेकिन क्या रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में कोई होगी सर? किस रेट से किस अमाउंट पे? हाँ जी, ओपनिंग कैपिटल पे जनरल रेट से सर। ठीक है, क्या आंसर बनेगा?
ऑप्शन डी 18 करें। जी सर, ये बात सारी याद आ गई सारी। इस कॉन्सेप्ट में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं है, किस में किस रेट से और किस में किस रेट से। रियल टर्म में जनरल रेट से है और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में स्पेसिफिक रेट से। 19 और 20 की भी मैं बात करता हूँ, आप 21 जल्दी से करें। रिपीट हो रहा है सर? ठीक है, ये ऑप्शन, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स सही, ठीक है। ज़रा बुक में चंद एक पेजेस आगे जाए ज़रा, बल्कि इस टेबल से आगे, ये अगला रिवाइज है, देख लीजिएगा अपना, ऐसे देख देख के टिक तो नहीं लगाई जा रही। 23 पहले करें, 23। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स है। कौन सी इन्हांसिंग नहीं है वो ढूंढनी है आपने। आ जाएगा याद, या कहीं से ढूंढ, ना देखते हैं ना बताते हैं। कौन सी दो इसमें क्वालिटेटिव है, सॉरी क्वालिटेटिव सारी हैं, क्वालिटेटिव सारी हैं सर। चलिए कि नहीं याद आ रहा तो कहीं ढूंढ लेना यार, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैप्टर में देख लें प्लीज़। ना देख रहे हैं ना कर रहे हैं, नेट इफेक्ट ज़ीरो है। क्या ये सारी क्वालिटेटिव है? लेकिन क्वालिटेटिव दो तरह की हैं, फंडामेंटल है और, तो आपने क्या ढूंढना है? नहीं नहीं, ये नहीं ढूंढना, क्या आपने जो एनहांसिंग नहीं है, तो कौन सी इन्हांसिंग है? रेलिवेंस इन्हांसिंग है, कंपेरेबिलिटी इन्हांसिंग है, वेरीफिएबल, अंडरस्टैंडेबिलिटी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। तो इन्हांसिंग कौन सी नहीं है? 1 और 5 ओके सर, ऑप्शन क्या बनी? ठीक है, आगे चलें, 24 करें। जी 24, बी और डी कौन सी हैं? एनहांसिंग हमने कौन सी ढूंढनी है? नहीं, हमने भी यही ढूंढनी है, कौन सी फंडामेंटल नहीं।
हमने भी इन्हांसिंग ढूंढनी है सर, हमने ढूंढनी है जो फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल कौन सी है? 26 पहले करें। अपनी तरफ से सिलेबस कंप्लीट रखना चाहिए, बाकी अल्लाह मालिक है। एक एक दो दो नंबर जहाँ जहाँ से आ सके। चले, आई होप कि बार बार रिपीट हो गया यार। ऑप्शन ए ठीक है, 27 करें। रिपीट हुआ यार, कौन सा? ऑप्शन जी 28। हाँ जी ठीक है, आपका आंसर ठीक है, लेकिन ज़रा ये बताएं ये चैप्टर में है किस जगह? चैप्टर में किस पेज पे है ये दोनों बातें? 43 होना चाहिए, सही कह रहे हैं आप। ढूंढने ज़रा कहाँ है। हाँ जी, एक स्टेटस ऑफ द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ढूंढेंगे। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को स्टैंडर्ड है, और क्या ये ओवरराइड करता है स्टैंडर्ड्स को? ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और अगर कन्फ्लिक्ट आ जाए किस और किस में, तो क्या ओवरराइड नहीं करता? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड नहीं करता, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा दूसरा ढूंढें, उस पेज पे कहाँ है? ऊपर स्टार्ट में है कहीं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रेमवर्क के मकासद क्या हैं, उसमें सेकंड है शायद, या फर्स्ट है शायद। 3 लिखे हुए, 3 या 4 है? बोले ज़रा शॉर्ट वर्ड्स में, नंबर 1 क्या है? आईएसबी को असिस्ट करता है स्टैंडर्ड डेवलप करने में। दूसरा, हाँ जी, प्रिपेयर्स को हेल्प करता है, और ऑल अदर पार्टीज को, इंटरेस्टेड पार्टीज को हेल्प करता है। तो पॉइंट नंबर 1 ठीक था। पॉइंट 1 ठीक है सर, और स्टेटमेंट 2 दोनों ठीक लग रही हैं। ठीक है जी, सी। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स मिल गया आपको? चलिए आप थोड़ा सा आगे जाएं, एक पेज आया था पूरा जिसमें मेजरमेंट बेसिस है। चैप्टर में जाएं जरा, इसको कम से कम रिवाइज कर लें 1 मिनट। थोड़ा सा वहीं वापस आए जहाँ वो फंडामेंटल क्वालिटीज़ वगैरह लिखी हुई हैं। मेजरमेंट बेसिस 2 मेन है, नाम बोलें। हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट वैल्यू मेरा ख्याल है, और करंट वैल्यू में 3 है। नंबर 1 वैल्यू, नंबर 2 वैल्यू यूज फॉर एसेट्स एंड फुलफिलमेंट वैल्यू फॉर लाइबिलिटीज, और नंबर 3 करंट कॉस्ट। अगला पेज देखें, अगले पेज पे एक छोटी सी एग्जांपल में ये तीनों रिवाइज करें ज़रा, ये इनका कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट पेज पे एक छोटी सी एग्जांपल थी। कौन सा पेज है? पेज 48 पे एक एग्जांपल, जिसमें ये चारों वर्किंग्स हुई हुई हैं शायद। हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या होता है? एसेट अपनी पुरानी कॉस्ट पर आता है, और बस फ्यूचर की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लेस हो जाती है। वैल्यू इन यूज में क्या होता है? फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ले ली जाती है।
ऐसा ही है। फेयर वैल्यू में क्या होता है, एसेट को बेच के कितने पैसे मिलेंगे वो कैलकुलेट कर लिया जाता है। और करंट कॉस्ट बढ़ के बताएं, ढूंढ के बताएं क्या होती है। नहीं, ग्रॉस का मीनिंग बताएं ना जो बोल रहे हैं आप। नहीं, ग्रॉस स्टोरी में, नहीं स्टोरी में मतलब उसी तरह के नए एसेट की कॉस्ट उठाएं जिस तरह का आपने खरीदा था, उसी तरह के नए एसेट की कॉस्ट उठाएं और उस समय से उतने अरसे की डेप्रिसिएशन लेस कर दें जितना एसेट आपका पुराना हो गया है। सही बोल रहा हूँ? तो फिर जो अमाउंट आएगी नए एसेट की एंगल से कैरिंग अमाउंट, वो करंट कॉस्ट कहलाएगी। डेप्रिसिएशन लेस करने से पहले उसे शायद ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कहा हुआ है, या ग्रॉस रिप्लेसमेंट कॉस्ट शायद लिखा होगा, ग्रॉस रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और लेस करने के बाद नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो देर आर 4 वेज टू मैयर एसेट। नॉर्मली कौन सा यूज़ होता है, लेकिन फेयर वैल्यू पे कभी आपने रिकॉर्ड किया? रिवैल्यूएशन उसी तरह होती है। वैल्यू यूज़ पे भी कहीं कहीं मैयर किया है इम्पेयरमेंट में। हाँ, करंट कॉस्ट आपके सिलेबस में नहीं आई। ठीक है, तो ये मेजरमेंट बेसिस है एसेट्स की है लाइबिलिटीज़ की, दोनों की हैं, लेकिन एग्जांपल में सिर्फ एसेट्स आए हैं। वापस जाएं पिछले पेज पे। लेकिन जो वैल्यू यूज़ का वर्ड है वो लाइबिलिटीज़ के लिए जब इस्तेमाल होता है तो फिर फुलफिलमेंट वैल्यू वर्ड होता है। अब आए ज़रा पेज 52 पे। फिर फाइनली एक टेबल देखा था जिसमें इनकी कुछ सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के एंगल से डिस्कस हुआ था। तो प्लीज़ ज़रा 5 मिनट ज़रा इंडिविजुअली ले लें, फिर इसकी बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। पेज 52 है मेरा ख्याल, 50 सॉरी, जिसमें टेबल बना हुआ है। 50 है, सॉरी। कोशिश करें ज़रा 2 4 5 मिनट में से रिटेन करने की।
जिस पैसे मिलेंगे, अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट है तो जितने पैसे मिलेंगे उस पर रिकॉर्ड करना। चलो जब तक लाइट आती है 2 मिनट पढ़ लें, जरा कंप्लीट कर लें। पढ़ ली टेबल सही तरह याद कर लें, 2 मिनट 1 मिनट निकालें और ये जरा चेक करना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ लिया तो चलें पहले बुक का पेज नंबर ढूंढें 49। बुक का पेज नंबर इधर ही पिछला पेज 49, इधर ही जहाँ पढ़ रहे थे इसका पिछला पेज, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह करवाएं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिक्वायरमेंट होना जरा। आपने बताना है इसमें से ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट क्या और रीज़न भी देनी है। ट्रू फॉल्स ढूंढना है, करें शुरू। In case of conflict between requirement of conceptual framework and IFRS, the requirement of conceptual framework shall prevail। 20 सेकंड बाद बात कीजिएगा, दोबारा सोच लो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, ट्रू फॉल्स टी और एफ। जी बोर्ड पे नहीं, आपके पास बुक पे है, सॉरी बोर्ड पे नहीं खुला हुआ। जी एक आंसर फाइनल। फॉल्स है, ट्रू है सर। अगर कन्फ्लिक्ट हो तो क्या चीज़ प्रिवेल करेगी? IFRS प्रिवेल करेगी। बी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सही है। सी, HR का यहाँ मतलब है ह्यूमन रिसोर्स। Human resource related cost is recognized as an asset in the financial statements since economic benefit is probable from human resource। ये मेरे ख्याल है कल आप ही से बात हो रही थी। ह्यूमन रिसोर्स का एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे तो ट्रू है या फॉल्स है? क्यों नहीं करेंगे? हाँ जी, कंट्रोल नहीं है, कल यही बात हो रही थी। Internally generated goodwill is recognized as an asset and measured at fair value in the financial statements। आइए 38 से रिलेटेड करते हैं रिकॉर्ड। हाँ जी, परचेज गुडविल होती है। ट्रू फॉल्स ई पढ़े। When economic benefits arise over several accounting periods and that association with income can only be decided in the broader terms,
expense should be recognized the profit and loss of each accounting period on the basis of systematic and rational allocation procedure. ये 1 मिनट पहले खुद पढ़ने जरा, लिखा क्या हुआ? ये पढ़ के बताएंगे जरा इसका मीनिंग क्या है ई का? अगर फ़ायदे काफ़ी अकाउंटिंग पीरियड्स में मिलने हैं तो फिर एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में सिस्टमेटिक बेसिस पे लेके जाएं। सही कह रहा है गलत कह रहा है? ये मशीनरी की एग्जांपल है। मशीन आपने 20 लाख की खरीदी है, 5 साल लाइफ है मशीन का, ये 50 लाख का खर्चा 1 साल में प्रॉफिट लॉस में चला जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? जितने अरसे में इनकम होगी इससे, उतने अरसे में फिर इसे एक्सपेंस को प्रॉफिट लॉस में ना चाहिए। मैचिंग प्रिंसिपल की बात हो रही है। ट्रू है फॉल्स है? नहीं, यही लिखा हुआ जो हमने बोला। समझ आ गया? ई जी एफ, when an item of expenditure is not expected to provide any future economic benefit as it is recognized as an asset in the financial statements. ट्रू है या फॉल्स है सर? कौन से वर्ड की वजह से मसला? नॉट नहीं, अगर एक्सपेक्टेड हो कि फ्यूचर बेनिफिट देगा तभी एसेट बनेगा। नहीं, इफ इन फेयर वैल्यू मेथड assets are measured at the amount that would be paid to purchase the same or a similar asset currently. हैं जी, ये किस मेथड में होता है जो लिखा हुआ? करंट कॉस्ट में। फेयर वैल्यू में तो क्या होता है? अगला पेज देख के बताएं। देख के अगले फेयर वैल्यू में तो क्या होता है? नहीं यार, मेरा नहीं ख्याल। फेयर वैल्यू में तो ये होता है जितने पे बेच दें, द प्राइस दैट विड बी रिसीव टू सेल एन एसेट। उसी तरह का एसेट अगर खरीदने की बहस हो रही है तो दिस इज नॉट फेयर वैल्यू, दिस इज करंट कॉस्ट। तो जी पॉइंट ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है फॉल्स है सर? वापिस आए पिछले पेज 48 पे, एक एग्जाम्पल 1 भी तरह करवाएं। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वैल्यूइंग 5 मिलियन, बल्कि इसकी रिक्वायरमेंट देखें पहले, 3 पॉइंट्स है उसकी रिक्वायरमेंट। आपने भी बताना है कि विच ऑफ द अबव में एसेट रिकॉर्ड होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द डेफिनेशन ऑफ एसेट। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वैल्यूइंग 5 मिलियन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द कंपनी, बनाना चाहिए एसेट? बनाना चाहिए सर। अ फ्लीट ऑफ ट्रक्स वैल्यूइंग 100 मिलियन कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी, इसको कौन बनाएगा? जिसके कंट्रोल में, हम तो नहीं बनाएंगे, अनदर कंपनी के कंट्रोल में। हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स गेटिंग एन एनुअल कंपनसेशन ऑफ 12.5 मिलियन, इसको क्यों नहीं बनाएंगे? कंट्रोलेबिलिटी नहीं है इसमें। ठीक है, किससे? सर आप बताएं, इससे मिलते हैं कि नहीं? नॉर्मली बात करेंगे नहीं, अगर एक्सेप्शन पता चल जाए। अगर एक्सेप्शन नहीं पता चली तो नॉर्मल बात ही करेंगे। ठीक है सर जी, ज़रा 1 सेकंड एमसीक्यूज की तरफ आए, वॉल्यूम 1। इन चीज़ों को ज़रा 5-10 मिनट में ज़रा चाहूँगा, चाहे एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन प्लीज़ लगा लें, क्योंकि इंडिविजुअली शायद मुश्किल है इस तरफ ध्यान जाना। तो ज़रा सीरियसली काइंडली, एमसीक्यू नंबर 25, विच इज़ नॉट अ मेजरमेंट बेसिस फॉर एसेट। पक्की बात है? फुलफिलमेंट वैल्यू मेजरमेंट बेसिस ही नहीं है। मेजरमेंट बेसिस है लेकिन लाइबिलिटीज के लिए। तो हमसे वो कह रहा है विच इज़ नॉट अ मेजरमेंट बेस फॉर एसेट्स। एसेट्स के लिए फुलफिलमेंट वैल्यू कोई बेस नहीं है, ये लाइबिलिटीज के लिए। जरा रिवर्स जाए, जरा रिवर्स में और कौन सा रह गया था? 22 जरा 1 सेकंड छोड़ दें, वो भी करते हैं। 20 करें, बल्कि पहले 19 करें फिर 20 करें। ठीक है, इंडिविजुअली।
19 और 20 दोनों कंप्लीट करो। ये ऑनेस्ट आंसर 19 का 20 का। जी सर। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट? ऑप्शन, ठीक है। 2 साल गुजर गए मेरे ख्याल। 30 सितंबर तक 2 साल गुजर चुके हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या होता है, जिस कॉस्ट पे ख़रीदा होता है उसी पे एसेट रहता है जी। अगर यही डाटा हो करंट कॉस्ट लेकिन हो, तो फाइनली क्या आंसर होगा? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट लगे लेंगे। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू भी बीच में एप्लीकेबल है। 10% ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट या करंट कॉस्ट विच एवर इज एप्लीकेबल। एनी कन्फ्यूजन? क्या आंसर है जी 20 का? ऑप्शन सी, ठीक है। क्या नहीं कर रहे? हो गया सर जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया आपका 19 20? चले आगे और बस देखें क्या रह गया था। 17 16 14। नंबर 1 पे है, चलो इसी तरतीब से चलते हैं। या पेज 50 आना है जी बार बार। एंट्री वैल्यू एंड रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन एट द मेजरमेंट डेट। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट एंट्री वैल्यू है। एंट्री वैल्यू तो है, लेकिन रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन एट एक्विजिशन डेट। हमने एंट्री वैल्यू भी ढूंढनी है एंड रिफ्लेक्ट द कंडीशन एट मेजरमेंट डेट। कौन सी? प्लीज यार डी, ठीक है। देख लेना पेज 50 यार, अभी टेबल देखा था। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऊपर देखें और नीचे देखें करंट कॉस्ट, दोनों में आखिरी कॉलम देखें करेक्टरिस्टिक्स में, दोनों में एंट्री वैल्यू लिखा हुआ सर। दोनों में लिखा हुआ है सर, लेकिन ऊपर और नीचे में फ़र्क निकालें। हिस्टोरिकल कॉस्ट रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, मेरा ख्याल होना चाहिए। और नीचे आए करंट कॉस्ट रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन एट द मेजरमेंट डेट। और जो नीचे वाले दरमियान वाले दोनों, ये तो मेरे ख्याल वैसे एग्जैक्ट वैल्यूज़ है सर। एग्जैक्ट वैल्यूज़ लिखा हुआ सर जी। ऑप्शन क्या बनी? ऑप्शन डी ठीक है सर जी। पहले 5 देखें नीचे आकर। ढूंढने पेज 50 सामने रखते दो। वैसे तो ट्राई करें, अभी आपने, आप कह रहे थे पढ़ लिया आपने। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑप्शन पक्की बात है, ढूंढ लिए। वैल्यू यूज ढूंढे जी जरा। वैल्यू यूज फुलफिलमेंट वैल्यू पेज 50 पे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट एक्विजिशन इग्नोर्ड है। डिस्पोजल पे और अल्टीमेट डिस्पोजल पे कंसिडर करते हैं। कहाँ लिखा हुई दोनों चीज़ें? मिल गया वैल्यू यूज में जी। अब आए आप 4 पे।
अब ये थोड़ा सा मुझसे सुन लेना। लाइन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हिस्टोरिकल कॉस्ट, लेकिन किस वक्त? इन टर्म्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस का मतलब प्राइसेस बढ़ रही हों। तो बताना आपने ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हिस्टोरिकल कॉस्ट के हवाले से अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं। जी सबसे पहले ज़रा ट्रांसलेशन कर लें ABCD की। प्रॉफिट विल बी ओवर स्टेटेड एंड द एसेट विल बी अंडर स्टेटेड। सेकेंड, एसेट वैल्यूज विल बी ओवर स्टेटेड, अनरिकॉग्नाइज्ड गेन विल बी रिकॉर्डेड इनकरेक्टली, डेप्रिसिएशन विल बी ओवर स्टेटेड। अब इससे पहले कि हमको फैसला करें, पहले आप हिस्टोरिकल कॉस्ट जहन में लाएं। हिस्टोरिकल कॉस्ट में होता क्या है? एसेट अपनी पुरानी कॉस्ट पर रहता है और बस डेप्रिशिएट होता है। इट मीन्स अगर बाद में प्राइसेस बढ़ भी रही हैं तो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बी पे आए तो हमारा एसेट ओवर स्टेट नहीं होगा, या होगा? ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये गलत है हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट के हवाले से। एसेट वैल्यूज कब ओवर स्टेट हो सकती हैं? अगर हम रिवैल्यू कर रहे होंगे, लेकिन हम तो सोच ही नहीं, हमने तो किस पर रखा हुआ? जिस पे ख़रीदा था। तो हमारा एसेट ओवर स्टेट नहीं होगा। नंबर 2, गेन तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए। गेन्स कब रिकॉर्ड होते हैं? अगर कोई रिवैल्यूशन हो गई। डेप्रिसिएशन हमारी नहीं ज़्यादा होगी। हमारी तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज हो रही होगी? अपनी पुरानी कॉस्ट पे। हाँ, अगर हम रिवैल्यू कर लेते और सरप्लस आ रहा होता तो फिर हमारा एसेट बढ़ जाता और डेप्रिसिएशन ओवरस्टेट हो सकती थी। अब ए पे आए ज़रा, हमारी डेप्रिसिएशन मुकाबलतन कम चार्ज हो रही हो, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा होगा और एसेट हमारी पुरानी कॉस्ट पे आने की वजह से अंडरस्टेट हुआ होगा। मतलब इसी का मुकाबला ज़रा इस तरह से करें कि अगर फॉर एग्जांपल राइजिंग प्राइसेस हो और हम रिवैल्यूएशन मॉडल में चले जाएं, तो फिर हमारा एसेट ओवरस्टेट होता और डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज होने की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हैं और राइजिंग प्राइसेस हैं, तो हमारी डेप्रिसिएशन कम होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा और एसेट पुरानी वैल्यूज़ पे होने की वजह से अंडरस्टेटेड महसूस हो रहा होगा। हाँ ठीक है। अब ज़रा आप मुझे दोबारा बता दें BCD क्यों नहीं सही अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट और राइजिंग प्राइसेस है? हमने रिवैल्यू किया ही नहीं, हमने कोई फेयर वैल्यू पे नहीं लिखा। दूसरा, हमने रिवैल्यूशन ही नहीं की तो गेन कहाँ से आ गया? और हमारी डेप्रिसिएशन तो पहले ही थोड़ी चार्ज हो रही होगी पुरानी कॉस्ट की बेस पे, वो तो तब बढ़ती अगर हम उसे रिवैल्यू करते राइजिंग प्राइसेस की वजह से। ठीक है, लेकिन बहरहाल इसको टिक भी लगा लें, लेकिन रिवीजन में दोबारा रखना चाहिए इसे। तो समझ आ गया वैसे? 6 करें, ज़रूरत पड़े तो पेज 41, ज़रूरत पड़े तो 41 या 2। नॉट अ पर्पज ऑफ IASB's कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ट्राई करना चाहिए वैसे मेरे ख्याल, बगैर देखे 2-3 दफ़ा देख लिया आपने। हाँ जी ठीक है मेरा ख्याल है। जी क्या ख्याल है? ऑप्शन बताएं। नॉट अ पर्पस ढूंढना अपना। डी क्यों नहीं सही? हाँ जी, टू बी अथॉरिटेटिव, इसका क्या मीनिंग होगा वैसे? टू बी अथॉरिटेटिव व्हेन स्पेसिफिक आई फॉर स्टैंडर्ड कॉन्फ्लिक्ट विद कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। हाँ जी, वो कहना क्या चाह रहा है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवर अथॉरिटेटिव होगा, ओवरराइड करेगा, हालांकि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड नहीं करेगा। सही है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का एक मकसद ये लिख रहा है कि ये अथॉरिटी रखेगा जब स्टैंडर्ड और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, हालांकि ये अथॉरिटी नहीं रखता, अथॉरिटी स्टैंडर्ड रखता है। ठीक है जी, 7 ट्राई करें।
ये आसान है। जी हाँ स्टूडेंट साहब था। ढूंढना क्या है, इसको एसेट रिकॉर्ड करना है। नंबर एक, एसेट रिकॉर्ड करना है। किसकी बात हो रही है? चलिए किसकी बात हो रही है सर? वर्कहॉर्स की बात हो रही है, एम्प्लॉयज़ की। बी बताएं, किस चीज़ की बात हो रही है? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ जिस पे अमल दरामद ईयर एंड के बाद होना है। आपने अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया तो एंट्री बताएं। मसलन अगर आपने किसी से मशीनरी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया या किसी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे एंट्री नहीं होगी। जब मशीनरी आ जाएगी फिर आप परचेज रिकॉर्ड करेंगे या मशीनरी बेच देंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे कोई डबल एंट्री। ठीक है। सी में गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट बना लेंगे? नहीं सर, एक बात किसकी हो रही है यहाँ, गवर्नमेंट ग्रांट की या प्लांट की? पढ़ के ज़रा बताएं। प्लांट ने तो एसेट बनना ही बनना है, लेकिन बात यहाँ गवर्नमेंट ग्रांट की हो रही है, तो गवर्नमेंट ग्रांट अगर मिली है तो उसे तो लाइबिलिटी बनाएंगे, डेफर कर रहे होंगे, उसे एसेट बनाने वाली बात तो नहीं है। ठीक है सर। रिसीवेबल को एसेट बना रहे होंगे सर। आगे वैसे मीनिंग क्या है इससे आगे जो लिखा हुआ? नहीं मतलब थोड़ा सा ट्रांसलेशन कर अंदर आगे। किसी कस्टमर से रिसीवेबल है, हाँ एक बंदे को हायर किया है, किसी एजेंसी को हायर किया है ताकि वो कलेक्शन कर सके, लेकिन अगर पैसे ना मिले तो नुकसान हमारा ही है। तो क्या ये रिसीवेबल हमारा है? हाँ सिर्फ एक कलेक्शन एजेंट हायर किया हम। क्या ये रिसीवेबल आपके एसेट्स में आना चाहिए? ठीक है जी प्लीज़। जी ट्राई करें नंबर 8 अब। ये जो लास्ट लाइन है ये ज़रा पहले FA1 में होती थी लेकिन अब FA2 में चली गई है, तो लास्ट लाइन को चाहे आप इग्नोर ही कर दें। ABC में से बस ढूंढना। सवाल है क्या? नहीं सवाल क्या है, सवाल क्या है? नहीं अब वर्ड्स कम है आपके। फॉलोइंग में से आपने क्या ढूंढना है? फॉलोइंग क्रिटिसिज्म में से आपने ढूंढना ये है कि कौन सी क्रिटिसिज्म हिस्टोरिकल कॉस्ट पे राइजिंग प्राइसेस के ज़मानों में अप्लाई नहीं होती। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो कौन सी क्रिटिसिज्म एप्लीकेबल नहीं है? एप्लीकेबल ढूंढनी है या नहीं ढूंढनी है? कौन सी क्रिटिसिज्म हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एप्लीकेबल नहीं है वो ढूंढ रहे हैं आप। ढूंढे जी। जी ए ऑप्शन क्रिटिसिज्म नहीं है। बी, बी है कि मीनिंग क्या है वैसे? सी चले बताएं। ये क्रिटिसिज्म तो है, सी वाली तो है, हमने कौन सी ढूंढनी है? ऊपर ए पे आए जरा। ए वाली सर इसलिए है क्योंकि गौर से मेरी बात सुनिएगा, फॉर एग्जांपल आप 2026 में खड़े हैं, अगर आपने 1990 में कोई एसेट खरीदा होगा तो वो 1990 वाली फिगर पे आ रहा होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात हो रही है। अगर कोई 2025 में खरीदा होगा तो 2025 वाली कॉस्ट पे आ रहा होगा। 2020 में खरीदा होगा तो 2020 वाली कॉस्ट पे आ रहा होगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट जिस पे खरीदा होगा उस पे आ रहा होगा। तो अब ये मिक्स फिगर्स होंगी, कुछ पुरानी होंगी, बहुत पुरानी पुरानी, कुछ नई भी हो सकती हैं। अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर लें तो फिर जो सारी क्लास होती है वो रिवैल्यू होने से आज की वैल्यू पे आ जाती है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड रख लेंगे तो उस पर एक क्रिटिसिज्म ये होगी कि कुछ बहुत पुरानी फिगर्स हैं, कुछ रीसेंट पुरानी है, कुछ ज़रा कम पुरानी है,
तो इस एंगल से ये सेंटेंस आप जरा दोबारा पढ़ें, जरा लिखा क्या हुआ है, दे कंटेन मिक्स वैल्यूज, सम कौन से आइटम्स आर एट करंट वैल्यूज, जिन्हें कुछ अर्सा पहले खरीदा होगा, और कौन सी आउटडेटेड वैल्यूज, जिन्हें बहुत अर्सा पहले खरीदा होगा। तो ये भी क्रिटिसिज्म है, किसके मुकाबले में, फेयर वैल्यू के मुकाबले। लेकिन बी जो है ना वो लिखा दे आर डिफिकल्ट टू वेरीफाई, इस वर्ड को अगर अंडरलाइन करें, एज ट्रांजेक्शन कुड हैव बीन हैपन। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि क्या एसेट इतने पे ख़रीदा था या नहीं, ये इस पे क्रिटिसिज्म नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो फिर एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखते हैं आप उस इनवाइस का जिस पे आपने ख़रीदा होता है। अगर आप फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे तो क्या आपने बेच दिया है या जस्ट मार्केट में से फेयर वैल्यू ढूंढी है, बेचा तो नहीं है ना, तो सिर्फ ये ढूंढा है। एग्जैक्ट प्राइस तो तब मिलती है जब बेचेंगे। तो ये जो क्रिटिसिज्म है ये फेयर वैल्यू मॉडल पे है कि वेरीफाई करना मुश्किल है। क्योंकि अगर आप एक छोटी सी एग्जांपल सोचें, फ़र्ज़ करें आपने अगर कोई प्लॉट लेना है या कोई घर लेना हो तो आप प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाएंगे तो प्रॉपर्टी डीलर अपनी प्राइसेस बताएगा। जब तक एक्चुअली नहीं खरीदेंगे उस वक्त तक प्राइस फाइनल नहीं होगी। किसी कोई प्राइस थोड़ी सी हायर बता रहा होगा, कोई लोअर बता रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जिस तरह से निगोशिएट करना चाहता है। इसी तरह अगर आपने अपनी कोई चीज़ बेचनी है तो अगर आप अंदाजे लगवाएंगे तो अंदाजे डिफरेंट हो जाएंगे। जब तक एक्चुअली नहीं बेचेंगे उस वक्त तक प्राइस फाइनल नहीं होगी। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट पर अगर आप रखेंगे तो जिस कॉस्ट पर आपने खरीदा होगा अगर वो पर्ची संभाल के रख लेंगे तो पता चलेगा, इसे वेरीफाई करना कि क्या वाकई इतने पे ख़रीदा था या नहीं, ये कंपैरेटिवली आसान होता है। हाँ पुरानी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन आपने अभी लॉ शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, नहीं कंपनी लॉ में भी शायद बी लॉ में ना हो, ये काउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने का भी कोई 10 साल टैक्स में शायद पढ़ा होगा। टैक्स के नहीं बी लॉ में नहीं होगा, जिन्होंने सी लॉ पढ़ा सी लॉ में भी है, टैक्स में भी होगा। टैक्स रिकॉर्ड्स भी पता नहीं 10 साल या 6 साल, लेकिन सी लॉ जिन्होंने पढ़ा, हाँ जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो परमानेंट रखने हैं, अदरवाइज फिजिकल रिकॉर्ड्स। तो मीन्स से जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो रखे होते हैं, तो अगर कोई बंदा दोबारा वेरीफाई करना चाहे तो वो मुश्किल नहीं है क्योंकि रसीद मिल जाती है। लेकिन अगर आपने बेचा ही नहीं है और सिर्फ एस्टीमेट कर रहे हैं तो उस एस्टीमेट को वेरीफाई करना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाएगा। तो कौन सा क्रिटिसिज्म किस पे वैलिड नहीं है, ये बी वाला, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बी वाला वैलिड नहीं है। ये जो क्रिटिसिज्म है ये फेयर वैल्यू मॉडल पे एप्लीकेबल है। वन वैलिड क्यों है, में फिगर्स तो मिक्स हो जाएंगी। और सी वैलिड क्यों है, क्योंकि एसेट अंडरस्टेट होगा। तो ये क्रिटिसिज्म है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, हमने ढूंढना था कि कौन सी क्रिटिसिज्म नहीं है। बारे ये जो 3-4 हैं इनको ज़रा दोबारा रिवीजन में रखना, ये जो अभी 4 से लेके शायद 4, 5, 6, 7, 8, बाकी तो ये जो बीच में है ये तो मेरा ख्याल वो अगर समरी याद हो, अब एक रहता है शायद बीच में 22, अब देखें वो मेरा ख्याल इसी से मिलता जुलता ही है। अब करें फाइनल तो, बल्कि वो तो शायद सेम है, कर दें एक दफ़ा देख के फाइनल। जी बढ़ा लें प्लीज, 22 प्लीज। ये ठीक है जी, एक पेज ढूंढे ज़रा, पेज नंबर पेज नंबर 293 वॉल्यूम 2, पेज नंबर 293 वॉल्यूम 2। इसके स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है। ये ज़रा इंडिविजुअली काइंडली ज़रा आपके पास 2-3 मिनट आइए ज़रा 8 में से ट्रू फॉल्स ढूंढने में। पेज नंबर 293 क्वेश्चन 1, अपने अपने ज़रा ढूंढने पर एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं।
ये अपना अपना डिसीजन ले लें, लिख लिया आंसर करेगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। ये हो गया। हो गया सर। ये कोई कर रहा है तो बता दो। करें स्टार्ट। जी पहला, पहला ट्रू है सर। दूसरा ट्रू है सर। तीसरा है नहीं सर, इनकम की डेफिनेशन ढूंढना। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में इनकम की डेफिनेशन ढूंढने। क्या सारी इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन लायबिलिटी दैट रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन इक्विटी इनकम? नहीं, ऑल वर्ड गलत है। अदर देन दोज रिलेटेड टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट्स। तो इसमें जो ऑल इंक्रीजेज वर्ड लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, ये कौन सा पेज है जी प्लीज? डेफिनेशन पेज 44। इनकम की डेफिनेशन पढ़ें सर। इंक्रीज इन एसेट या दैट रिजल्ट इन, लेकिन बात अभी जारी है। अदर देन, अगर शेयर होल्डर से पैसे हैं तो क्या इक्विटी बढ़ जाती है? लेकिन वो तो इनकम नहीं है। तो अब पॉइंट नंबर 3 में क्या इशू है फिर? ऑल नहीं है। ठीक है, एसेट्स के बढ़ने से, लाइबिलिटीज के कम होने से, इक्विटी बढ़ने से इनकम बढ़ तो जाती है, लेकिन सारी इंक्रीज नहीं। एक एक्सेप्शन भी मौजूद है। तो ट्रू है फॉल्स है? क्या वजह फॉल्स की? ऑल इंक्रीज नहीं है, एंड अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट्स। जी नंबर 4 ट्रू है फॉल्स है? ये क्यों फॉल्स है? वापस जाएं, पीछे जाएं, पीछे जाएं। हाँ जी। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन सी 3 चीज़ें होनी चाहिए? कंप्लीट, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर। तो कंप्लीट तो ठीक है, लेकिन बाकी 2 गलत है। ठीक है सर। अगला 5 फॉल्स है सर। ये स्टेटमेंट वैल्यू यूज़ की नहीं है, ये करंट कॉस्ट की है। करंट कॉस्ट की है? प्लीज़ यार, प्लीज़ यार। 6 फॉल्स है सर। फेयर वैल्यू तो एग्जिट वैल्यू है, लेकिन करंट कॉस्ट एंट्री वैल्यू है। देख लेना यार, देख के फैसला कर। ट्रू है फॉल्स है? सारे ही फॉल्स हैं यार। करंट कॉस्ट एग्जिट वैल्यू नहीं है, एंट्री वैल्यू है, और फेयर वैल्यू एग्जिट वैल्यू है। जी नंबर 7 पक्की बात है? लिखा क्या हुआ है? क्या स्टैंडर्ड ओवरराइड करेगा सर? वहां तो लिखा हुआ है कि नहीं करेगा। वहां लिखा है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड नहीं करेगा। तो ट्रू है? लास्ट है।
सही है सर जी, एनी कन्फ्यूजन? मेरे ख्याल 4-5 तो ठीक होने चाहिए थे। कितने ठीक हुए? नहीं मतलब मैंने भी यही कहा 4-5 सही होने चाहिए थे, तो ऑब्वियसली इसका जवाब का मतलब यही होगा कि एक आधा गलत। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, मैं मिस्टेक हो जाती है, मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि शायद इतना भी इशू नहीं। चलें सर, आई होप कि इस चैप्टर की एक रीजनेबल रिवीजन होगी। तो अब मेरे साथ मिल के आपने 1 घंटा लगाया, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली करें तो आधे घंटे में ये अच्छी रिवीजन हो सकती है। तो ज़रूर लगना चाहिए किसी वक्त, ठीक है? इस तरह बिल्कुल चीज़ें छोड़ देना मुनासिब नहीं है। हाँ डेफिनेटली जहन नहीं जाता है, लेकिन बिल्कुल इग्नोर कर देना भी सही नहीं। जी एनपीओ पे टाइम देंगे जी, ये ढूंढे इधर इधर ही होंगे एनपीओ के एमसीक्यूज का पेज नंबर थोड़ा पता है। जी हाँ जी, एंड में होगा शायद। 221 का जा रहा है जी। नंबर 1 से शुरू करें, स्पीड अप हो। पेज 220 का आ गया है मुझे, 221। जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एनपीओ? सी। मैं ऑडिट फर्म, अल्लाह रहम करे। जी टू, कुछ शुरू में बिल्कुल सिंपल सिंपल से स्पीड अप होना। जी सर, ठीक है, लॉस नहीं, एनपीओ में लॉस का वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय 3। जी सर, लाइबिलिटी है, एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिली है 4। ना करें, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस को कहते हैं, तो ये अक्रूवल बेसिस पे बनेगी या कैश बेसिस पे? ना करो यार, बस कर दो यार, चाहिए अक्रूवल? ये इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट क्या है ये? तो प्रॉफिट एंड लॉस अक्रूवल बेसिस पे बनता है। कैश अकाउंटिंग में कौन सा बनेगा? कैश फ्लो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का भी वर्ड सुना, देख लीजिएगा। नंबर 5 लगाएं, 10 सेकेंड। ठीक है सर, कैश डेबिट डेफर्ड लाइफ मेंबरशिप फीस क्रेडिट 6 करो। जी एनपीओ के सवालों में समटाइम कोई कैंटीन आती थी, कैंटीन या टक शॉप टाइप, तो उसका प्रॉफिट या लॉस वर्किंग में निकाल के फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते थे। तो ऑप्शन बी ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोस, पक्की बात है सर? 10 पक्की बात है सर? देख लीजिएगा, मरवाना दीजिएगा। 17 से। सी डी, सिर्फ सी है?
प्रॉफिट कमाना, मोनोपोली क्रिएट करना है, ओनर्स को डिविडेंड देना है। नहीं सर, सिर्फ एक है यार, रसीद एंड ठीक है, ये 17 ठीक है। 18 ज़रा सोच के करें, पता तो मेरे ख्याल आपको है। ये क्या मतलब है रेवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम? कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्ड सुना है आपने? कहाँ जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? जिस एक्सपेंडिचर का फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होना है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका फ़ायदा बस इसी साल होना है। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू आइटम्स आती हैं या कैपिटल आइटम्स आती हैं? और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सर प्लीज़ सर, कैपिटल आइटम्स। रसीद एंड पेमेंट अकाउंट में क्या आता है? रसीद एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? तो कैश अकाउंट में अगर कोई मशीनरी खरीदी है तो उसकी पेमेंट आएगी, और अगर कोई एक्सपेंस हुआ तो उसकी पेमेंट भी आएगी। तो दोनों चीज़ें आएंगी। मशीनरी की एंट्री बोलें जरा, तो कैश अकाउंट में आएगी फिगर। और अगर कोई सैलरी दी है तो हाँ, मशीन जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जानी है। सैलरी अगर है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है, लेकिन दोनों आइटम्स की रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आनी है। समझ आ गया जी? 19। अच्छा, अब 19 से आगे ये जो स्टैंडर्ड था ANPU का, उसके आ रहे हैं सारे। तो ये रिवाइज्ड है या 2-4 मिनट पहले लगा लें? मेरे ख्याल 2 मिनट लगा लें ज़रा, कम से कम मेन हेडिंग्स देख लें, देख लें एक मिनट। ये जो ANPU का स्टैंडर्ड शुरू हुआ था जहाँ से, उसका फर्स्ट पेज बताएंगे सर? तो 2 मिनट ज़रा कम से कम उसकी मेन हेडिंग्स देख लें। बल्कि थोड़ा 2 मिनट चाहे उसके बाद आगे भी लगाना है। वो जो एक टेबल आया है, एक टेबल है जिसमें वो डोनेशंस के ट्रीटमेंट्स बताए हुए हैं कि कहाँ जाना होगा। तो 2 मिनट वैसे चैप्टर की हेडिंग्स देख लें और 2 मिनट उस टेबल को भी देना। रिफ्रेश करने फिर शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करना अपनी जगह इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन थ्योरेटिकली सारा चैप्टर गो थ्रू हो जाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी ये टेबल पढ़ें, जिस टेबल में आप आएंगे तो आगे हाथ रख के पढ़ें, मतलब सिर्फ कंट्रीब्यूशंस देख के, या अगर एक दफ़ा पढ़ना तो पढ़ लें, उसके बाद फिर एक दफ़ा हाथ रख के। कहाँ तक पहुँची वैसे तैयारी? वैसे तैयारी कहाँ तक पहुँची? शुरू कर ली?
मैंने कहा बता नहीं रहे तो शुरू तो कर लिया ना कम से कम। ये करें स्टार्ट। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ें 90 जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एमपीयू हैज़ बीन इशूड बाय। ओके जी, आई कैप जी 20 ज़रा ट्राई करें, फिर मैं बता देता हूँ। अपना ज़रा जहन सोच के कि आपने जो सवाल किए हैं वगैरह, आपका क्या जहन कहता है, कौन सा कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट आपने यूज़ किया होगा। क्या आपने कोई इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की है? तो जिस तरह नॉर्मल अकाउंटिंग आपने की है उसी तरह ये भी होता है, डी मनी टर्म्स विदाउट एनी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। तो एनपीएम में भी कौन सा फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस नॉर्मली इस्तेमाल होता है, जो जिस तरह नॉर्मल कंपनीज में यूज़ होता है। ठीक है जी 21। जिस फंड ने जिस फंड में रिसोर्सेज ने परमानेंटली मेंटेन रहना है, ऐसे ही है? हाँ जी, प्रिंसिपल इंटैक्ट रहना है लिखा हुआ। ये 21 का आंसर डी। ठीक है 22 ट्राई करें। ये ठीक है जी, प्लीज 21 एंडोमेंट 22। जी सर, बी ऑप्शन ठीक है। इंटरनली लग तो सकती हैं लेकिन इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन सिंपली अनरिस्ट्रिक्टेड ही कंसिडर होती हैं। ये मेरे वर्ड समझ आया मैंने क्या बोला? क्या इंटरनली रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं जा सकती, लेकिन वो फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्री मतलब अपनी ही कंसिडर होती हैं। मतलब मैनेजमेंट डिसाइड कर ली हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, इससे वो कोई रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस नहीं बन जाएंगी। इसका मतलब सिंपली ये है कि बस हमने एक मैनेजमेंट का डिसीजन ले लिया। तो रिस्ट्रिक्शन एक्सटर्नल हो सकती, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मीनिंग क्या होता है? इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट भी एक आया वर्ड, नहीं सुना वर्ड? एक्सप्लिसिट मीन्स है किसी ने आके कह दिया कि मेरे ये पैसे जो हैं वो फॉर एग्जांपल सिर्फ मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होने हैं, तो ये तो एक्सप्लिसिट है, जाहिर हो गया। और अगर कोई बंदा है उसने कहा तो नहीं है लेकिन वो हमेशा फॉर एग्जांपल जो पैसे देता है वो मेडिसिन के लिए ही देता है, तो उसने अगर नहीं भी बताया तो ये अंडरस्टूड हो गया। इम्प्लिसिट मीन्स अंडरस्टूड, मतलब अज्यूम्ड कह लें, अंडरस्टूड कह लें कि पता है, पता चल गया, बगैर बताए ही पता चल गया। जिस तरह अब्बा जी अगर कभी नाराज़ हो तो कभी कभी एक ठा की आवाज़ से पता चल जाता है कि अब्बा जी नाराज़ है, और कभी कभी अब्बा जी सिर्फ देखते ही ऐसे हैं कि पता चल रहा है गेम गेम ऑन है। तो वो जो गेम ऑन है बगैर कुछ किए, वो इम्प्लिसिट है कि महसूस हो जाता है कि अब मतलब बाज आ ही जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी वो ठा की आवाज़ के से पता चलता है कि गेम वाकई संजीदा है। तो अगर कुछ आवाज़ आई है तो वो एक्सप्लिसिट हो गया, और अगर आवाज़ के बगैर गेम ऑन हो गई, एक्सप्लिसिट होता जाहिर, और इम्प्लिसिट है तो सही लेकिन अज्यूम्ड है। ठीक है जी, वो वही है एमसीक्यू नंबर 22 जी। ठीक है जी 22।
ये 23 से। अब यहाँ से वो टेबल आ रहा है सारा, वो जब भी आपने टेबल पढ़ा 23 से। साथ टेबल रखना है तो ज़रूर रख लें, एक उसकी रिवीजन हो जाएगी ज़रा। वैसे तो ट्राई करना चाहिए, मेरा ख्याल है इतना मुश्किल नहीं है। ये पता नहीं अब इकोनॉमिक्स में किस एंगल से इम्प्लिसिट सिंपली मीन्स अज्यूम्ड कह लें, और एक्सप्लिसिट है अपेरेंट। इकोनॉमिक्स में मुझे याद नहीं, बात नहीं, मे बी लॉ में कोई डेफिनेशन और ना हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो समझ आ गया। जाहिर हो गया है तो एक्सप्लिसिट है, और अगर अंडरस्टूड है, बताया नहीं भी है लेकिन पता है, ठीक है। जी ठीक है बेटा प्लीज़। इकोनॉमिक्स मेरे एग्जाम में नहीं है वहाँ किस एंगल से। नहीं, लॉ में समटाइम कुछ वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट हो तरीक़ों से हो जाता है। जिस तरह क्या ये अंडरस्टूड है कि आई कैप का पेपर मुश्किल आता है, आई कैप को बताने की ज़रूरत नहीं है, कि कोई आई कैप को मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर इस बार बहुत मुश्किल आएगा। ये अंडरस्टूड है कि मुश्किल ही होना है, एम्प्लॉयड है ये, तो ये एक्सप्लिसिट कहने की ज़रूरत नहीं है आई कैप। ठीक, ये सर 23 से होना चाहिए सर, अब ये फाइनल होना चाहिए। अगर 2 मिलियन कंट्रीब्यूशन का मिला है तो उसे डेफरल मेथड में क्या करना है? जी वो सी डी सेम होने का मतलब सिंपली, नहीं सेम नहीं, डिफरेंट है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन इम्प्लिसिट भी हो सकती है और एक्सप्लिसिट भी। रिस्ट्रिक्शन दोनों तरह हो सकती हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। ये 23 ठीक है सर। एंडोमेंट फंड के अगर पैसे हैं तो इनकम बनाएंगे या इसे नेट एसेट्स की स्टेटमेंट में ले जाएंगे? ये 24। जी सर, किस लिए पैसे मिले हैं? किस लोन की रीपेमेंट के लिए? हाँ जी, जिस लोन के पैसों से आपने फ्यूचर के खर्चे करने थे। ठीक है सर, क्या करेंगे सर? सीधा इनकम बना लेंगे या 3 सालों में डेफर करके इनकम बनाएंगे? नंबर 25। जी सर, किस लिए डोनेशन मिली, इसे किस लिए कंट्रीब्यूशन मिली है? नहीं सर, लोन की रीपेमेंट के लिए। हाँ, किस लोन की रीपेमेंट के लिए? उस लोन की रीपेमेंट के लिए जिससे हमने स्कूल का फर्नीचर खरीदना था। फर्नीचर डेप्रिशिएबल एसेट, जिसका क्या करेंगे? हाँ जी, किसे डेफर करेंगे? कंट्रीब्यूशन को। और जब क्या करेंगे तो क्या करेंगे? जब फर्नीचर डेप्रिशिएट होगा तो फिर इसको भी इनकम बना लेंगे। ये है उस टेबल में कहीं? जरा ढूंढ के बताएंगे किस जगह है? हाँ जी, किस पैरा में है ये? पैरा नंबर ABCD में? नहीं, डी तो नहीं है। सी का, सी, कैपिटल सी का स्मॉल सी? नहीं नहीं, बी का टू नहीं, बी में नहीं। बी, डी तो अनरिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। ये लोन रीपेमेंट वाला कोई है पैरा? सर टेबल कह रहा हूँ मैं।
नहीं, लोन रीपेमेंट है कि कंट्रीब्यूशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन? कौन सा पैरा ये? कैपिटल डी है? अच्छा, डी का डी है, इसके अंदर है ना, डी में डी है कैपिटल। यार वो खुदा करी है, ठीक करी है नहीं यार। हाँ जी, कैपिटल बी, मेरा बी नहीं है मेरा ख्याल है। लोन रीपेमेंट है कहीं? कंट्रीब्यूशन फॉर लोन रीपेमेंट है कहीं मेन हेडिंग दूसरे कॉलम में? सर सॉरी फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन सर। ये स्मॉल डी है क्या? स्मॉल डी का 2 है मेरा ख्याल, ऐसे ही। जी क्या करें इसका? ठीक है जी, डेफर करके मोटाइज, डेफर करके जैसे जैसे एसेट अप्रिशिएट होगा वो ठीक है, मिल गया। 26 करें। ना ये लोन किस लिए था, ना ये किस लिए है। ना ही ये लोन फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए था, ना ही ये लोन किसी कैपिटल एसेट को परचेज करने के लिए था। ये ज़रा दोबारा देखें टेबल, उसमें कहीं है ये? कहाँ है? हाँ जी, 4, स्मॉल डी का 4 है ये। अदरवाइज, अदरवाइज से ऊपर 1 2 3 के है। 1 है कि फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए, दूसरे के लिए डेप्रीशिएबल, नॉन डेप्रीशिएबल। अदरवाइज का मतलब अगर इन तीनों के लिए नहीं है तो फिर इसका सीधा क्या होना है, फिर इसे इनकम बना लो। स्मॉल डी का स्मॉल नंबर, स्मॉल डी का 4 मिल गया। ऑप्शन बताएं, मिल गया ऑप्शन? एनी कन्फ्यूजन? 27। जी सर। सी ठीक है सर। ये बुक में कहाँ दिया है, टेबल में? कैपिटल डी में 1। अगर इंडोमेंट से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है जिसने इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल में ऐड होना तो नेट एसेट्स में ही ऐड होना। यही 28 सर। प्लीज सर। जी क्या ये जो बैग्स ऑफ राइस हैं इन्हें फॉर लो कॉस्ट, फॉर नो कॉस्ट या फॉर नॉमिनल कॉस्ट पे देना, यही फैसला करना? तो अगर इसका आंसर हो जाए नो है तो बी है। नहीं, मेरा एक सवाल था। क्या सवाल है मेरा? क्या इन राइस बैग्स को एट अ नॉमिनल कॉस्ट, एट अ नो कॉस्ट या नॉमिनल कॉस्ट पे देना? तो अगर आंसर मेरे इस सवाल का हो नो
फिर तो लोअर ऑफ कॉस्ट एनआर भी है। और अगर आंसर है यस, तो फिर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। कितने वाला बैग कितने का देना है? फ्री तो नहीं दे रहे, लेकिन थोड़े से पैसों पे दे रहे हैं। सही है। G29 एक बेस्ट एफर्ट करें। जी सर, ज़रा इससे पहले क्या ऑप्शन मुझे बताएं ज़रा। ये बड़ा ये लिखा हुआ है कि हम जो एक बैग है वो 50 का देते हैं, और एक बैग जो है वो 600 का। तो 16,000 बैग्स को कैसे मैयर करें? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, वो तो एक बैग की 600 रुपये पहले बताइए। वो तो उसने ये 650 बताया, इससे पता चला कि बहुत थोड़े से पैसों पे दे रहे हैं। ठीक है जी सर। 29 में ABCD ऑप्शन से पहले बताइए क्या कह रहा है। एक फर्नीचर है जिसकी कैरिंग अमाउंट क्या है, और उससे रिलेटेड अनअमोर्टाइज डेफर्ड कंट्रीब्यूशन 4,80,000 का मतलब बताएं। हम्म जिसको इनकम बना लिया या नहीं बनाया? जाने दें यार। जी, 8 लाख, 8 लाख फर्नीचर आ रहा है, और 4,80,000 लाइबिलिटी आ रही है अनअमोर्टाइज। अभी इसने इनकम बनना है। हुआ फिर क्या है? फर्नीचर जल गया है, और अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप बताएं फर्नीचर का क्या करेंगे? नहीं, अगर फर्नीचर जल गया और अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो उसका कुछ करेंगे? नहीं, अब वो तो नहीं, उसका हम एंट्री कोई नहीं करेंगे। लॉस हो गया, लॉस डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट, लॉस प्रॉफिट लॉस में ले लेंगे। नहीं, उसे राइट ऑफ कर देंगे। अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं रही तो फर्नीचर को बुक से ख़त्म कर देंगे। सही है। लेकिन जब फर्नीचर ख़त्म हो जाएगा तो उससे रिलेटेड जो वो 4,80,000 पड़ा है, उसका क्या करेंगे? क्या उसको डेप्रिशिएट करते रहेंगे? उसको भी फिर इनकम बनाना है। जैस पहले उसे डेफर क्यों किया होगा? नहीं, जैसे जैसे फर्नीचर डेप्रिशिएट होगा साथ साथ हम इनकम बना लेंगे। अब अगर फर्नीचर ही नहीं रहा, तो या फर्नीचर ही जब एक्सपेंस बना लेंगे तो फिर उसे भी पूरी इनकम बना लेंगे। सही है? तो ऑप्शन बी शायद। राइट डाउन फर्नीचर बाय 8 लाख एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू 4,80,000 रिलेटेड टू डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, प्रोवाइडेड दैट कोई रिस्ट्रिक्शन रह ना गई हो, लेकिन यहाँ उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही हमने डेफर किया होगा ताकि डेप्रिसिएशन के साथ साथ इनकम बन जाए, लेकिन अगर एसेट ही नहीं रहा तो फिर उससे रिलेटेड ग्रांट कंट्रीब्यूशन को भी इनकम में कन्वर्ट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। इसमें सी में क्या मसला? नेट एसेट्स में कोई नहीं। जिस तरह एसेट एसेट का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, उसी तरह ये कंट्रीब्यूशन भी इनकम बन जाएगी। सही। दोबारा बोलें जरा, 8 लाख की एंट्री, लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट, और 4,80,000 डेफर्ड ग्रांट डेबिट एंड इनकम क्रेडिट, नेट लॉस आ जाएगा शायद। G30 से। कह रहे हैं छोटी सी वर्किंग है।
जी सर। नहीं है। कितने मेंबर हैं जी इस साल? 240 हैं, 270 है? 240 तो साल के एंड में। 240 कब हुए हैं? कंसंट्रेशन जरा। 240 किस दिन है, चलें ये बताएं। ईयर एंड पे है। इस साल कोई नया मेंबर नहीं आया। 30 कब छोड़ गए थे? ईयर एंड से पहले या ईयर एंड से के बाद? ईयर एंड से पहले या बाद? हमारा ईयर कब स्टार्ट होगा? 1 जनवरी 2018। एंड कब होगा? 31 दिसंबर 2018। जी। साल के आखिरी दिन कितने मेंबर हैं? सर प्लीज़ यार। यकम जुलाई वाले दिन कितने छोड़ गए थे? 30। छोड़ने से कम हो गए थे या ज़्यादा हो गए थे? सर जाने दे सर। छोड़ने से मेंबर कम हो गए ज़्यादा हो गए? तो क्या 240 में से ये 30 निकले हुए हैं? तो निकले होंगे ना सर, अगर साल के एंड में 240 हैं तो 30 नहीं होंगे जो निकले होंगे। तो साल के शुरू में कितने होंगे? 270। नया तो नहीं आया कोई? तो अगर मैं कहूँ कि 270 पहले 6 महीने रहे हैं और 240 बाद वाले 6 महीने में रहे हैं, सही है गलत है? पूरा साल 240 रहे हैं? पहले 270 समझ आता है? ये ईयर एंड के दिए मैं 240। तो फिर इस साल की इनकम कितनी बनती है? 270 ज़रब 800 ज़रब 6 पहले। नहीं यार 200 नहीं, इनकम निकालनी है। एडवांस लेना है, इनकम लेना है, रिसीवेबल लेना है। इनकम निकाल रहा हूँ मैं। नहीं, पहले 6 महीनों की इनकम 270 मेंबर्स की होगी। ये 800 पर मंथ है। पर मंथ है ये। पर मेंबर, मंथली पर मेंबर है। और बाद वाले जो 6 महीने हैं, उनमें कितने मेंबर है? 240 ज़रब 800 ज़रब 6। एक तरीका ये भी हो सकता है, 240 पूरे साल रहे हैं। सर 240 पूरा साल रहे हैं सर। तो ज़रब 800 ज़रब 12। लेकिन क्या 30 6 महीने रहे? सर किन 6 महीने में रहे हैं सर? तो ज़रब 800 ज़रब 6 करें, दोनों तरीके से आंसर सेम आना चाहिए। नहीं ठीक है। नहीं, बात समझ आ गई। आपका ऑप्शन क्या आ रहा था? आपने मेरा 240 बस कंसिडर कर लिया। लेकिन 30 भी रहे हैं 6 महीने। साल के पहले 6 महीने 30 भी थे। कब छोड़ के गए ये? 6 महीने पहले छोड़ के गए। अब ठीक है। ठीक है सर। जी 31 एक बेस्ट एफर्ट। सब्सक्रिप्शन इनकम निकालनी है। पढ़े ज़रा गौर से डाटा, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना सोच सकते हैं। क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया 30th? ये F1 का पेपर आखिरी है? पहला है? हाँ जी, वो उलट हो गया मेरा ख्याल। कितने दिन देने इसको पहले पेपर से? पेपर से कितने दिन पहले इसके लिए रखने? 5 दिन। बाकी पेपर नहीं देने? नहीं, वो जो होता है कि 1 2 दिन, 1 2 3 आधा पौना, कोई दिन देना वैसे इसे। नहीं, उसमें घंटा दो दो 2 घंटे तो एमसीक्यूज के लिए भी होना चाहिए। जब आप सारी प्रिपरेशन कर लेंगे तो लास्ट डे इसमें क्या ख्याल है? नहीं, सॉरी है।
जी अगर आप लेजर बनाएंगे तो लेजर के मुताबिक बना लेते हैं। जी सर, किस साल की इनकम निकालनी है? जी 2018 में जो 19 के पैसे मिले, क्या ये इनकम है? 2018 में जो 19 के पैसे मिले हैं 2019 में इनकम है? 18 में जो 19 के पैसे मिले थे 2019 में इनकम है? नहीं, साइलेंट है। 2019 में जो पैसे मिले हैं 2018 के, ये भी इनकम है। ये तो रिसीवेबल ख़त्म हुआ है। 19 में जो 19 के पैसे मिले हैं ये इनकम है, देख लीजिएगा। इतना जुल्म है जी। 19 में जो 20 के पैसे मिले ये भी इनकम है सर, प्लीज यार, ये लाइबिलिटी है जी। आउटस्टैंडिंग है या मतलब बताएं। रिसीवेबल, रिसीवेबल इसका मीनिंग होता है पेबल, डिपेंड करता है। अगर पैसे मिल रहे हैं तो रिसीवेबल है, और अगर दे रहे हैं तो पेबल है। तो ये सब्सक्रिप्शन के पैसे मिल रहे हैं, दे रहे हैं, मिल रहे हैं, इसलिए रिसीवेबल है जी। 2018 का रिसीवेबल 2019 की इनकम है। 2018 का रिसीवेबल 2018 की इनकम है। 2018 की इनकम है, 19 तो नहीं है। 2019 का रिसीवेबल 2019 में इनकम है, तो ये 3 फिगर है मेरा ख्याल। नहीं, पहले ये फाइनल हो गया प्लीज, क्या फाइनल हुआ? नहीं मतलब किसने सुना मेरा सेंटेंस? 2019 में इनकम है या नहीं है, ये फैसला हुआ जी। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? सी ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है सर। लेकिन सर मुझे कहा जा रहा है कि अगर लेजर बनाएंगे तो फिर कैसे इनकम बनेगी? अभी आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, छोड़ दें 1 मिनट, डाटा देख के मुझे जा रहा है एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनवाएं। सब्सक्रिप्शन इन रिसीव्ड इन 2018 फॉर 19 फुल कंसनट्रेट, क्या ये 1,80,000 2019 के स्टार्ट में ब्रॉड डाउन लाइबिलिटी है? सर एक सवाल है जिसका जवाब यस नो दोनों हो सकते हैं, या सवाल ही साइलेंट है। क्या ये पैसे 2019 के स्टार्ट पे 2019 की लाइबिलिटी है? ये मिले कब थे? और इनकम किस साल की थी? किस साल की क्लोजिंग लाइबिलिटी, किस साल ओपनिंग लाइबिलिटी बन गई? 2018 की क्लोजिंग लाइबिलिटी 2019 की ओपनिंग लाइबिलिटी बन गई जी। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 2019 में 18 से रिलेटेड, वो 2019 के स्टार्ट पे रिसीवेबल होगा सर जी, रिसीवेबल होगा सर। दोबारा पढ़ें सेंटेंस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन, बल्कि पहले ये दूसरी बात कर लें ज़रा, वो भी मैं दोबारा बताता हूँ। क्या जो ये 2019 में 2018 वाले पैसे आए हैं, कि 90,000 2019 में 2018 से रिलेटेड आया? क्या ये कैश इस साल आया? क्या ये कैश इस साल आया सर? लेकिन इस साल की इनकम है या इस साल रिसीवेबल ख़त्म हो रहा है? ये ब्रॉड डाउन में अभी बात करता हूँ, एक सेकेंड। डेफिनेटली 90,000 साल के शुरू में ब्रॉड डाउन भी होगा, लेकिन 1 मिनट में उसको लिखता हूँ बाद में। तीसरा पढ़े, बोले कुछ आप ही बोले।
क्या ये इस साल रिसीट है और इनकम भी है, तो वो भी ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग बन जाएगी। आगे, क्या ये रिसीव हुआ है लेकिन क्लोजिंग लाइबिलिटी है ये ठीक है। सेकंड लास्ट बताएं, क्या ये 2019 के स्टार्ट पे ब्रॉड डाउन रिसीवेबल है? सेकंड लास्ट की बात कर रहा हूं, क्या ये 2019 के स्टार्ट पे ब्रॉड डाउन रिसीवेबल है? किस साल के एंड का क्लोजिंग रिसीवेबल है ये? तो 2018 का रिसीवेबल ओपनिंग बनेगा 2019 में? नहीं समझ आ रहा? अब इसका मतलब ये ऊपर जाए जरा, ऊपर एक 90 है, वो 90 क्या है और ये 1,50,000 के है। ये टोटल रिसीवेबल है 1.5 लाख और मिला शायद 90,000। इसका मतलब 60,000 उसमें से क्लोजिंग रिसीवेबल भी है। टोटल रिसीवेबल 1.5 लाख था। किस दिन टोटल, किस साल का टोटल रिसीवेबल 1.5 लाख है? 2018 का नहीं है, 2018 का क्लोजिंग रिसीवेबल 1.5 लाख है, उसमें से 2019 में 90,000 मिला है। तो क्या बाकी 60,000 2019 के एंड पे भी रिसीवेबल होगा 2018 वाला? लास्ट में है एक में 3,25,000 बताएं क्या ये 2019 के एंड पे क्लोजिंग रिसीवेबल है, लेकिन क्या सिर्फ यही रिसीवेबल है या इसके साथ साथ 2018 का 60,000 भी रिसीवेबल है? अच्छा, डेफिनेटली इस वर्किंग की जरूरत नहीं थी, वर्किंग हमारी हो गई है। ये मैं जस्ट फिगर्स के साथ समझा रहा हूँ। ये किसी को समझ आया क्या, कब बोली गया मैं? 1 मिनट टोटल कीजिएगा जरा। 3,85,000 नहीं, क्लोजिंग जरा बाकी जरा चेक करें, इंशाल्लाह बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है मुनीर साहब, मतलब इस लेजर की जरूरत नहीं थी, फिगर मेरा ख्याल आराम से सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो लेजर भी बना सकते हैं। मेन मसला उस 1.5 लाख का है। 1.5 लाख ओपनिंग रिसीवेबल था, 90,000 रिसीव हुआ है और बाकी 60,000 फिर क्लोजिंग रिसीवेबल में होना चाहिए पिछले साल का। तो ईयर एंड पे 2019 के एंड पे किस साल का कितना और किस साल का कितना रिसीवेबल है? 2019 के एंड पे 2019 के साथ साथ 60,000 जो है वो फिर पुराना भी रिसीवेबल है, क्योंकि पहले 1.5 लाख था, मिला सिर्फ 90,000 है। ठीक है, हाँ डेफिनेटली इसे ये भी अज्यूम किया जा सकता है कि ये क्लोजिंग रिसीवेबल नहीं है, ये बैड डेट है। लेकिन बैड डेट्स भी अगर है तो बैड डेट्स भी क्रेडिट साइड पे फिर आएंगे। ये वहाँ पूरा डाटा नहीं है, वो हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास ओपनिंग वगैरह नहीं है, इसलिए हम उस तरह से वर्किंग नहीं कर सकते। जिस तरह हमने वर्किंग की है इसमें वो क्लोजिंग रिसीवेबल आ गया। ये तो रिसीव दिया हुआ, रिसीव्ड इनकम तो नहीं होता। अगर आप रिसीव को लिख भी लेंगे तो इसमें क्लोजिंग एडवांस बन जाना। अगर लेजर बना के क्लोजिंग लिख भी लेंगे तो ये जो मिला ये एडवांस है, इनकम में नहीं आएगा। ठीक है जी, प्लीज़ जी समझ आ गया? पर बना लें अगर बनाना, ज़रूरत नहीं है वैसे इस लेजर की, लेकिन आई होप कि रिवाइज हो गया। चले सर, कल लिख रहे हैं तो बता दें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया मसला हल आपका? चले सर, जो आपके साथ एक शेयर हुआ था प्लान उसमें, जी वो आपके साथ डेट शेयर हुई है उसी दिन मौका है जो हुआ आपके साथ शेयर। आइडियली दे दें, अगर नहीं तैयारी तो 1 आध दिन बाद दे दीजिएगा, लेकिन ऑफिशियली वही रखें, लेकिन अगर तैयारी नहीं है तो 1-2 दिन ठहर के दे दीजिएगा।
क्या ख्याल है जी? कल हमारा मेन काम है IS8 का, IS8 और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। दो ज़रा छोटे छोटे होमवर्क ज़रा लेना। पेज नंबर 319 निकालें ज़रा जी, वॉल्यूम 2 में एक क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 पॉइंट्स का, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के हवाले से, पेज नंबर 319। एक क्वेश्चन नंबर 4 दरमियान में मिलेगा। तो एक तो छोटा सा होमवर्क ये रखें, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का है। बाकी IS8 के एक टसूकी है जो थोड़ा सा हमारा फाइनल करना शायद रह गया था, जो जिसमें चेंज इन एस्टीमेट है। ज़रा ढूंढिएगा वॉल्यूम 1 में 119 नंबर सफ़ा कहा गया था मुझे, तो उसे ज़रा फाइनल अप करने, फिर मैं कल डिस्कस कर लेता हूँ। उसमें रिवर्सल ऑफ लॉस वैसे मेरा ख्याल अब होना चाहिए, अपनी तरफ से एक दफ़ा फाइनल कर लें। मिल गया पेज? तो एक वो है, और एक ज़रा चैप्टर के अंदर है, उसमें एक जैन फार्मा है। ये उस ज़माने में हमने किया नहीं था, इसमें ज़रा इम्पेयरमेंट मिक्स था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब बड़े हो गए हैं आप, इस क्वेश्चन को ज़रा अटैम्प्ट करें। क्वेश्चन पेज नंबर को क्या है, क्वेश्चन 5 है शायद, ये चैप्टर के अंदर है, 5 है या 4 है, ये IS8 में वॉल्यूम 1 IS8 104 वॉल्यूम 1। इसमें एरर एक है और इम्पेयरमेंट थोड़ा मिक्स है, तो अगर नज़र नहीं पड़ी तो ये ज़रा दो होमवर्क रखे हैं। टसूकी तो मेरा ख्याल बड़ी दफ़ा किया होगा सर। नहीं, उसमें अगर कोई मसला है तो फाइनल करना ज़रा, उसमें रिवर्सल ऑफ लॉस का मसला अगर है तो एक दफ़ा दोबारा देख लेना इसे। तो ये मेरी तरफ से दो, एक क्वेश्चन नंबर 4, बल्कि 3 चले कहना, टसूकी और जैन फार्मा, ये 3 चीज़ें ज़रा देख के आनी है। बाकी इंशाल्लाह फिर IS8 को मेन टाइम देना है। ठीक है सर? ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।